बात सारी यही है जो मैं कहता था कि अगर सऊदी अरब, यूएई और ऐसे ही कुछ देश मिलकर इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लें तो इजराइल पैंट में हक देगा। यही हुआ। इजराइल ने सोचा था कि ये अरब तो कुछ कभी नहीं बोलेगा भाई, लेकिन सारी दुनिया ने इतना अरब को गरियाया है कि अब अरब के पास ऑप्शन ही नहीं था कि अब नहीं बोले तो कब बोलेंगे। यूएई के बारे में मैंने आपको 4 दिन पहले बता दिया था। यूएई ने जब सुना कि वेस्ट बैंक पर कब्जे का ऐलान नेतन्याहू ने कर दिया है तो यूएई ने धमकी दे दी कि देखिए, और अमेरिका को भी इन्फॉर्म कर दिया। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि साफ साफ कह दिया यूएई ने कि देखिए, अगर आपने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो जो अब्राहम एकॉर्ड है ना, जो इजराइल से हमारी दोस्ती है, वो खत्म हो जाएगी। जो हमने डील करी है वो खराब हो जाएगी। अब इसके बाद एक रिपोर्ट आती है, यह रिपोर्ट जिसमें यूएई के बारे में बताया गया है कि यूएई ने जिस तरह से इजराइल को झटका दिया, नेतन्याहू रेडी नहीं था। इजराइल को इस बात की भनक भी नहीं थी कि यूएई इतनी बड़ी बात बोलेगा। इसके बाद अचानक से यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान से मिल लिए जाके सऊदी अरब में, और अभी भी सऊदी अरब में है यूएई के प्रेसिडेंट, और दोनों ने यानी सऊदी अरब ने और यूएई ने मिलकर फैसला किया कि अगर वेस्ट बैंक पर इजराइल ने, नेतन्याहू ने कब्जा किया तो हम अब्राहम अकॉर्ड से बाहर हो जाएंगे, इजराइल से डील तोड़ देंगे और सऊदी अरब कभी भी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। अब इसका असर आपको बताऊंगा तो दिल खुश होगा। इसका असर यह हुआ कि नेतन्याहू ने अपने टास्क में, अपने ख्वाब में, अपने प्रोजेक्ट में वेस्ट बैंक पर कब्जा, यह भी एक मुद्दा रखा था, उसकी विश लिस्ट थी कि देखिए, जो मैं करने वाला हूं उसमें सबसे बड़ा रोल ये होगा कि हम वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे। अब जब नेतन्याहू को यह दिख गया कि भाई साहब 2 बड़े अरब देश हमारे खिलाफ हो गए हैं, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, तो तुरंत नेतन्याहू ने अपनी उस विश लिस्ट से वेस्ट बैंक पर कब्जे का प्लान हटा दिया। जी हां, कितनी बड़ी बात है। यानी कल जो नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का ऐलान करने वाला था, सऊदी अरब और यूएई ने जरा सी हिम्मत दिखाई, उसी नेतन्याहू ने वो मीटिंग रद्द कर दी और अपने प्लान से वेस्ट बैंक पर कब्जे का जो प्लान था उसको निकाल दिया है। यानी वेस्ट बैंक पर कब्जे की बात नहीं करेगा नेतन्याहू, ना वो कब्जा करेगा। ऐसी बात सामने आई है। यानी 2 अरब देशों ने जरा सी कमर क्या कस ली, नेतन्याहू को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो सोचिए, अगर तमाम अरब देश एक साथ इजराइल के खिलाफ आ गए तो फिर होगा क्या। उधर बड़ी खबर अब आ रही है जापान से। जापान ने कहा है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए सोच रहे हैं। उधर इजरायली कर्नल ने कहा है, ये है वो टीवी शो जिसमें इजरायली कर्नल ने कहा कि इजराइल की फौज अभी तुर्की की फौज से सामना करने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की के पास नाटो की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज है और मिडिल ईस्ट में बहुत मजबूत है तुर्की, और तुर्की का सामना करना इजराइल के लिए मुश्किल होगा। एक और अरब देश के साथ इजराइल के रिश्ते अचानक से खराब हो गए हैं। वो देश है इजिप्ट। इजिप्ट और इजराइल के बीच अब बिल्कुल बातचीत होना बंद हो गई है, क्योंकि इजिप्ट को ये पता है कि इजराइल बहानों से ही गाजा के लोगों को हमारे मुल्क इजिप्ट भेजने की तैयारी में है। इसी वजह से अब इजिप्ट ने बात तक इजराइल से करने से मुंह फेर लिया है। उधर इजिप्ट के विदेश मंत्री ने तो इजराइल को तमाचा जड़ते हुए कह दिया है कि ये जो वॉलेंटियरी करके फिलिस्तीनियों को एक प्रोसेस के थ्रू गाजा से निकालकर इजिप्ट भेजना या गज्जा से निकालना, ये एक नॉनसेंस, घटिया और बकवास बात है। كما ذكر السيد لازاريني أن هناك مجاعة
من صنع الاحتلال ومن صنع البشر، فهذا لدفع السكان للخروج من أرضهم. هذا لا هراء أن نقول أن هناك تهجير طوعي. لا، الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه ويتمسك بترابه الوطني ولا يرغب في أن يغادر أرضه. ولماذا يغادر؟ هذه أرضه. كان لي اتصال مطول بالأمس، مساء أمس، بعد عودتي من قبرص مع السيد ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي، وتحدثنا عن أن المقترح الأمريكي هو المقترح القائم حاليا والذي توافقت عليه حركة حماس والفصائل الفلسطينية. लेकिन बात करें ग्राउंड की तो इजराइल गाजा सिटी को खाली करवा रहा है, हमले कर रहा है और लोग खाली भी मजबूरी में कर रहे हैं। गाजा सिटी का मंजर आपके सामने। WHO की चीफ ने तो इजराइल को तमाचा जड़ दिया, ये कहते हुए कि गाजा के लोगों को भूखा रखने से इजराइल को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ना इजराइल कभी खतरे से बाहर होगा। वैसे तो अमेरिका पूरी तरह से नंगा हो चुका है, लेकिन एक और नंगापन देखिए। अमेरिका का एम्बेसडर जो इजराइल में है, उसने कहा है कि अमेरिका ने कभी इजराइल से यह नहीं कहा कि वेस्ट बैंक पर कब्जा मत करना। यानी अमेरिका खुली छूट दे चुका है कि पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लो भाई, हम तो तुम्हारे साथ हैं। उधर सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है रिपोर्ट जारी करके कि गाजा के अंदर अब तक 20,000 बच्चे मारे जा चुके हैं इजराइल के हाथों। अमेरिका, इजिप्ट और कतर तीनों मिलकर एक नया प्रपोजल तैयार कर रहे हैं कि गाजा में जब ये जंग खत्म हो तो गाजा का क्या किया जाएगा, किस तरह से गाजा को चलाना है। इजराइल के सैनिक डिप्रेशन में जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, मेंटल हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। इजराइल का एक सैनिक जो दिमागी तौर से बीमार हो गया है, उसने साफ साफ कहा है कि मुझे ख्वाब आते हैं, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे नजर आता है कि मेरी आंखों के बीच में गोली लगी है, अचानक से मुझे कुछ होने लगता है, हमारा इलाज करो, हमें ठीक करो। जी हाँ, देखिए। טפלו בי, טפלו בנו! חיל עכשיו יוצא מעזה! אני ילד בן 21 והחלום הכי טוב שלי, אם תשאל אותי, זה לקבל כדור בין העיניים. אני גופה מהלכת. אני אדם שלא חי. רגע, רוצה לשאול שאלה, אני גם הלום קרב מחרבות ברזל. גולני. אתה יודע מה זה להרים גופות של חברים שלך שלפני רגע ישבת איתם, אכלת איתם מנקים, ישנת איתם ועשית איתם טירונות ורגע אחרי מתפוצצים לך מול העיניים? אני באתי 23 חברים. לפני 3 ימים התאבד לנו חייל. אני לפני כמה חודשים הזרקתי לעצמי 3 גרם פנטניל לווריד כי לא יכלתי לסבול יותר. לא יכלתי לראות, אני לא יכול. אני רואה גופות מול העיניים. עכשיו שאני יושב פה בלילה, אני רואה גופות כמו שאני רואה אותך עכשיו. אני רואה את חברים שלי מתפוצצים לי מול העיניים, זיהו את חברים שלי רק על את השיניים שלהם זיהו. אני שהגעתי לפסיכיאטר, חצי שעה של אבחון, דחף לי 15 כדורים פסיכיאטריים שהולכים להרד עם סוס. טפלו בי! למה אני אמור לצעוק את זה? למה אני אמור לסבול את כל זה? למה אני אמור לנסות להתאבד כל יום? मेरे दोस्तों, मेरी इन रिपोर्ट्स को शेयर किया कीजिए। बहुत मुश्किल से बड़ी बड़ी जानकारी, सबक देने वाली और सबक लेने वाली जानकारी मैं आपको देता हूं, तो जल्दी से शेयर कीजिए। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई हुई है। ये देखिए लेबनान की ताज़ा तरीन ये फुटेज है। इजराइल ने लेबनान में एक बार फिर से सिविलियंस इलाके पर हमला करके दर्जनों को कत्ल कर दिया है। वहीं लेबनान के अंदर देखा जा रहा है, ये वीडियो देखिए, पीछे आपको हथियार से लदी हुई गाड़ियां नजर आ रही होंगी जो लेबनान में यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है, उनके लिए भारी भरकम हथियार भारी मात्रा में लेबनान में आ रहे हैं। लेबनान की सरकार ने अमेरिका को अपना माई बाप मानते हुए लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह को
डिसआर्म करने का जैसे ही फैसला लिया तो पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है अमेरिका से कि अमेरिका इजराइल पर प्रेशर बनाए और हमारे मुल्क से इजराइल को बाहर निकाले। दूसरी तरफ लेबनान के मिनिस्टर ने कहा ऑन एयर कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा और हमारे मुल्क से बाहर निकल जाओ, उस मुल्क चले जाओ जिस मुल्क के लिए तुम लड़ रहे हो, जिसके लिए लड़ रहे हो। यानी ईरान जाने का इशारा किया जा रहा है लेबनान की गवर्नमेंट के थ्रू कि जो हिजबुल्लाह है वो ईरान चला जाए। देखिए और सुनिए और समझिए और शेयर कीजिए। حلو عنا اي نعم حلو عنا حلو عنا انتم وسلاحكم ومسيراتكم وصواريخكم وابواقكم وراياتكم ومرشدكم وايرانكم ومحوركم. حلو عنا. إيرانكم العظيمة زرعت قنبلة نووية في خصيرتنا وبررت امتلاكها باسم الكرامة، بينما نحن وشعبكم تأكلنا الحروب وتقتلنا المجاعة. أما حزبكم الإلهي فزرع ईरान ने यानी ईरान की जो IRGC है उसने ये वीडियो जारी किया है और IRGC ने दिखाया और बताया है कि जिस वक्त हमारी जो मिसाइल लॉन्चर रॉकेट लॉन्चर के ऊपर इजराइल हमला कर रहा था, तबाह कर रहा था, उस हमलों के बावजूद हम मिसाइलें दाग रहे थे। हमारी मिसाइलें ज़मीन फाड़ कर, ज़मीन चीर कर इजराइल की तरफ जा रही थी, इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा रही थी। हालांकि हमारे लॉन्चर्स तबाह हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम मिसाइल और रॉकेट कामयाबी से इजराइल की तरफ लॉन्च कर रहे थे। उधर ईरान ने अमेरिका को बड़े मोहब्बत से जलील किया। कहा जब भी हमसे प्यार से बात करने को तैयार हो, अमेरिका आ जाए, हम बात करने को तैयार हैं। वहीं ये तस्वीर देख लीजिए, ये सबूत देख लीजिए, कतर में अमेरिका का जो बेस है वहां से अमेरिका हथियार लोड कर रहा है, वहां से हथियार उठाकर इजराइल भेज रहा है। इजरायली हमले में एक IRGC के ऑफिशियल कोमा में थे जख्मी होके और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और आज वो जिंदगी और मौत की जंग हार गए और अब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। कल मैंने आपको बताया था कि वियना में यूरोपीय यूनियन से ईरान की बातचीत हो रही है। आज अपडेट ये आया है कि ईरान की यूरोप से वियना में जो भी बातचीत हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है। दोनों ही एक दूसरे से राजी नहीं है। ईरान ऊपर से झुकने को राजी नहीं। उधर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड से भारत के NSA माननीय अजीत डोवाल ने फोन पर बात की है। उधर अमेरिका में UN के अंदर मीटिंग होने वाली है, तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान इसमें शामिल ना हो, ईरान के ऑफिशियल्स ना आए, और अगर ईरान के ऑफिशियल्स UN के अंदर आ भी जाए मीटिंग में तो अथॉरिटी होती है उनको उस इलाके से, उस एरिया से शॉपिंग कर सकते हैं।
तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अगर कोई ईरानी आ भी जाए तो उसको बैन कर दिया जाए, वो अमेरिका से शॉपिंग ना कर सके। उधर तस्वीर आपके सामने, ईरान ने अफगानिस्तान तालिबान की सरकार को मोटी मदद भेजी है, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वहां खतरनाक भूकंप आया था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान सरवाइव कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बिल्कुल बुरी तरह से नंगे हो चुके हैं। नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मोहतरम हजरात, इस बारकोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए हम कुछ कर सकें। बारकोड के बारे में बता चुका हूं, एक लिमिटेड ही अमाउंट आ सकता है, लिहाजा बारकोड के नीचे जो अकाउंट डिटेल दिया गया है, बैंक डिटेल दिया गया है, IFSC दिया गया है, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करेंगे तो मदद बिना रुके हम तक पहुंच जाएगी। कुछ नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद कीजिए और गाजा फिलिस्तीन और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए अगर मन में कुछ आए तो दुआ कर दीजिएगा। मैं बाकी आपके लिए अपना काम करता रहूंगा और आपको गाजा फिलिस्तीन, मिडिल ईस्ट और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सामने आपके रखता रहूंगा। जय हिंद।